हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। कहते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपीपी के री एग्ज़ाम के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होना है उसके लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 30 होने वाला है। इससे पहले 29 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जा करके आप लोग देख लीजिएगा। बहुत यूज़फुल होते हैं प्रैक्टिस सेट, हमें सॉल्व करने चाहिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। इससे क्या होता है कि हमारी स्पीड अच्छी हो जाती है, एक्यूरेसी हमारी एग्ज़ाम में बनती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट की लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 67.7% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। किस वर्ष के अंत में कांग्रेस ने लाहौर में अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया था और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो देखिए, लाहौर में रावी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था 1929 में, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, ये 26 जनवरी के दिन आयोजित किया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1929। ठीक है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 31 दिसंबर 1929 को जो है पाकिस्तान के लाहौर में भारतीय ध्वज भी फहराया गया था। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें मैंने आप लोगों को दे दिया है फैक्ट, इसको वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन है। सूरसागर सूरदास की एक रचना है, इसमें किसका वर्णन है? तो सूरसागर जो है सूरदास की रचना है जो कि ब्रज भाषा में है और इसमें नायक और नायिका के रूप में राधा और कृष्ण का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, श्रृंगार रस की रचना है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया और पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, किसको हटाकर? धनानंद को हटाकर, जो कि नंद वंश का राजा था, उसको गद्दी से हटा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। उनके जो गुरु थे कौटिल्य, उनकी सहायता से, जिन्हें कि चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके पुत्र कौन थे? बिंदुसार थे। इन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया और साम्राज्य विस्तार बहुतायत मात्रा में किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे उसमें भाग लिया था? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो है भाग तीनों में नहीं लिया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं गए थे। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे केवल एक गोलमेज सम्मेलन में, जो कि चारों जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन अटेंड किए थे या उनमें अपनी उपस्थिति दर्ज की थी, भाग लिया था, उनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। ये तीनों पर्सन जो हैं इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं, ये मैंने दिए हैं यहाँ पर। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा जो है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच में हुआ था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे इनका एजेंडा क्या था कि भारत में जो संवैधानिक सुधार होने हैं उन पर चर्चा करनी थी। ठीक है, और ये 3 लोग जिनका नाम अभी ऊपर हमने देखा, अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। इसके अलावा 2 लोग और थे जिसमें MN जोशी और CN मुदियाल। ठीक है, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है? तो जो नेपाल है ये पर्वतीय देश है और इसका कोई भी सीमा, कोई भी बॉर्डर का हिस्सा समुद्र से नहीं छूता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 सूचियां दे रखी हैं, एक तरफ आपको दिवस दिए हुए हैं, दिन दे रखे हैं, और दूसरी तरफ डेट्स दे रखी हैं, तारीखें दी हुई हैं, जिसमें कि हमें सही सुमेलन करना है। ठीक है, तो देखेंगे पहला, भारतीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय खेल दिवस जो है आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर
3 से इसको मैच कर देंगे। उसके बाद विश्व शिक्षक दिवस होता है। विश्व शिक्षक दिवस जो है आपका मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपको पता होना चाहिए कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जो हैं उनका जन्म दिवस है, ठीक है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मैचिंग, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है उसमें मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसकी सलाह पर होती है, मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के मध्य, पंजाब और बंगाल के विभाजन का कार्य सौंपा गया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ था, या यूं कहें जो सीमा रेखा निर्धारित की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, ये इसका काम सौंपा गया था सर सिरिल रेडक्लिफ को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिरिल रेडक्लिफ जो है ये प्रोफेशन से एक वकील थे। आगे ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है। इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाई थी और इसको अंकित किया था, ठीक है। इसी का नाम सीमा आयोग के अध्यक्ष पर रेड क्लिफ भी रख दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ है, ठीक है। ये इंग्लैंड के वकील थे। इन्हें कार्टोग्राफी, एक चीज़ और याद रखिएगा कि कार्टोग्राफी, मानचित्रण जो है इसे कार्टोग्राफी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। इसका कोई पूर्व अनुभव नहीं था और इन्होंने बस ऐसे ही निर्धारित कर दी थी सीमा रेखा, ठीक है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के मध्य में और पूर्व दिशा में भारत और बांग्लादेश के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ये भी बताई गई है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विभाजन हुआ था हिंदू और मुस्लिम समुदायों के लिए, भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन करने पर निर्णय लिया गया था। भारत में ये घोषणा की गई थी कि जो भी मुस्लिम चाहें वे भारत में रह सकते हैं और जो चाहें वे पाकिस्तान को जा सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, रेडक्लिफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी। तो जिन्होंने हमारी पहली पंचवर्षीय योजना का जो स्ट्रक्चर है सजेस्ट किया था, जिनका नाम था PC महानोबिस, ठीक है। उनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महानोबिस। इन्हीं ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया गया है। तो मिर्ज़ापुर में जो है कर्जरी महोत्सव आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। हुंडरू जलप्रपात या हुंडरू झरना आपको कहाँ मिलेगा। तो छोटा नागपुर के पठार पर जो ऑप्शन दिए हैं उनके हिसाब से छोटा नागपुर के पठार पर आपको हुंडरू जलप्रपात मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण जो है ये इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मॉडर्न हिस्ट्री का। तो भारत का पहला हिंदी भाषी अखबार जिसका कि प्रकाशन 30 मई 1826 को किया गया था उसका नाम था उद्दंड मार्तंड, ठीक है। उद्दंत मार्तंड था इसका नाम। और इसके प्रकाशक कौन थे, लाला जुगल किशोर। ये भी याद रखिएगा, लाला जुगल किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भारत के प्राचीनतम 16 जनपदों में से कुल कितने 16 जनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, हमें बताना है। तो 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में जो स्थित महाजनपद हैं उनकी संख्या 8 है, ठीक है, 8। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2 सूचियाँ आपको दे रखी हैं। एक तरफ आपको उद्योग दे रखा है और दूसरी तरफ शहर का नाम दे रखा है, हमें मैचिंग करनी है, ठीक है। तो पीतल के बर्तन को आप लोग मैच कर दो मुरादाबाद से। उसके बाद आता है माचिस। माचिस को आप लोग मैच कर दो बरेली से। ये बरेली को यहाँ पर होना चाहिए, 4 नंबर यहाँ पर इसके सामने। ये माचिस उद्योग बरेली से मैच हो जाएगा। खेल का सामान बनेगा मेरठ में। और लकड़ी पर नक्काशी का काम कहाँ पर होता है, लकड़ी पर नक्काशी का काम हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा ठीक करिएगा, सहारनपुर में, ठीक है, सहारनपुर में हो जाएगा। तो पीतल के बर्तन मुरादाबाद में, माचिस उद्योग बरेली में, खेल का सामान मेरठ में मिलेगा और लकड़ी पर नक्काशी का काम कहाँ पर होता है, सहारनपुर में।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उद्योग किस क्षेत्र में शामिल हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, 3 टाइप के क्षेत्र हैं जिसमें प्राथमिक उद्योग में कृषि, पशुपालन या फिर व्यवसाय आते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े रहते हैं या जिनमें लेबर सीधा इन्वॉल्व रहता है। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, इसमें आपका आता है उद्योग धंधे, रियल एस्टेट, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, सेकेंडरी क्षेत्र में आती हैं, द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। और सेवा क्षेत्र में जितनी भी सर्विसेज होती हैं, बैंकिंग, शिक्षा, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, टर्शरी में आती हैं। कंप्यूटर सर्विसेज, ये सारी चीज़ें टर्शरी में या सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, उद्योग किस में आएगा, द्वितीयक में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा पड़ोसी देश है उसका नाम हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के परमाणु कार्यक्रम को नाम दिया गया। भारत ने पोखरण में 15 किलोटन प्लूटोनियम विस्फोट किया था और परमाणु क्लब का सदस्य बना था। तो 15 किलोग्राम जो है प्लूटोनियम का विस्फोट भारत ने जब किया था, उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था, इसमें क्वेश्चन में हमें मेनली ये बताना है। तो परमाणु पोखरण जो टेस्ट हुआ था, भारत ने पोखरण में जो परमाणु टेस्ट किया था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और आपको मैंने दे रखे हैं ये फैक्ट, जिनको आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। जो स्माइलिंग बुद्धा है ये 1974 में किया गया था। ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन था उस दिन, इसीलिए इसका नाम क्या है, बुद्ध के नाम पर रख दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। पहली बार यूएनएससी का स्थायी सदस्य भारत नहीं था। पहली बार परीक्षण करने के बाद भारत जो है बना था यूएनएससी का सदस्य। सारी चीज़ें देख लीजिएगा, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ये इसमें दिए हुए हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको रीड करेंगे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है। तो कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है, ये मैरी क्यूरी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मैरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, जिसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलेंगी आपको। तो नॉर्थ ईस्ट में जब आप जाते हैं तो आपको गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ मिलती हैं। कहाँ पर मिलेंगी, मेघालय में मिलेंगी। ठीक है। मेघालय में थी, लेकिन जब मेघालय और मिज़ोरम अलग अलग राज्य बन गए तो ये जो जयंतिया पहाड़ियाँ हैं ये मिज़ोरम में आ गई। तो जयंतिया की पहाड़ियाँ आपको कहाँ पर मिलेंगी, मिज़ोरम में मिलेंगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 जो हैं जनजातियाँ भी हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं, उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम भी पड़ा है। ठीक है। और ये जो गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, ये जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो प्लेट है ये ऊपर की ओर गति कर रही है, इस वजह से उस प्लेट पर बल लग रहा है, इसी के कारण ये पहाड़ियाँ बनी हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, इनको आप लोग रीड ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक। वैसे मैंने आपको सारी जो समरी थी वो बता दी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की। तो जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जैन धर्म को बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे कलाम द्वीप कर दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो उड़ीसा में जो व्हीलर द्वीप पड़ता है उसका नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से कितने प्रांतों में से होकर के गुजरती है। कुल 8 प्रांतों से गुजरती है। कहाँ से होकर नहीं गुजरती है हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है। गमछा झाड़। तो देखिए, मी से मिजोरम हो जाएगा, ता से त्रिपुरा हो जाएगा, पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यहाँ पे रा आ रहा है राजस्थान के लिए। उसके बाद गा से गुजरात हो जाता है, माँ आपका मध्य प्रदेश होता है, छा से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। ठीक है। तो इसमें आप लोग ये ट्रिक याद कर लीजिए, जिन राज्यों से होकर के गुजरती है मित्र पर गमछा झाड़, ये ट्रिक है। ठीक है। तो इसमें बाकी सारे तो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड, लेकिन उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं,
लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती हो जाएगी लक्षद्वीप की राजधानी, ऑप्शन नंबर 4। पोर्ट ब्लेयर कहाँ की हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर आपकी राजधानी है अंडमान निकोबार की, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सिंचाई का जो मैक्सिमम भाग है वो नलकूप सिंचाई के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर नहरों का नंबर आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस वर्ष नगर निगम के प्रावधानों को से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो 73 और 74 दो संविधान संशोधन एक साथ हुए थे, ठीक है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिसमें ग्राम पंचायत, ठीक है, और नगर निकाय, ये दो चीज़ें, दो जो संवैधानिक निकाय ऐड किए गए थे भारतीय संविधान में, और 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। कब जोड़ा गया था? 1992 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1992, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी हो जाएगी लिस्बन, ठीक है, लिस्बन हो जाएगी पुर्तगाल की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट। अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो एक आंदोलन चलाया गया था, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, उसका नेतृत्व अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। दो भाई थे जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है, जो खलीफा थे, खलीफा को सपोर्ट करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, खिलाफत आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, जिस भी राज्य का न्यायालय होता है उसके न्यायाधीश को शपथ उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और सीजेआई को कौन दिलाता है? इनको भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है। बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित जो योजना है, जिसमें कि बालिकाओं के अकाउंट खोले जाने हैं, जिसमें उन्हें अच्छी ब्याज दर मिलेगी, ठीक है, और जब वे 18 वर्ष या उससे अधिक के हो जाएंगी तो वे अपना जो पैसा जमा हुआ होगा उसको निकाल सकेंगी। उस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? तो दांडी मार्च हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, तो नमक कानून कहाँ पर तोड़ा गया था? दांडी में जो तोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के संबंध में सही नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का जो उच्चतम जनसंख्या घनत्व है ये आपको गाजियाबाद में मिलेगा, सही है। सर्वोच्च साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में है। उच्चतम लिंगानुपात भी जौनपुर में है। लेकिन सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद नहीं है, ये लखीमपुर खीरी है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार क्या है? लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था, जो कि वर्तमान में कहलाता है। तो मगध जो है वर्तमान बिहार का हिस्सा था, बिहार में स्थापित था, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 1699 में खालसा पंथ की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो 1699 में खालसा पंथ की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रखी गई थी, जो कि सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या आपको मिलेगी इलाहाबाद में। इलाहाबाद जो कि अभी उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है, प्रयागराज भी ऑप्शन में होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो बकरतुल्ला विश्वविद्यालय जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए? उच्चतम न्यायालय है, इसको करेक्ट करिएगा। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों का कार्य का अनुभव होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्षों का कार्य
किया हुआ अनुभव होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट के जज के पास, तो वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो राज्यों की बात हो रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में जो राज्य शीर्ष पर रहा वो है महाराष्ट्र। ठीक है, अगर शहर की बात करें तो इंदौर रहा था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के 2 बाघ शुभंकरों के नाम क्या हैं? 9वें एशियाई शीतकालीन खेल हुए थे। ठीक है, इसमें 2 शुभंकर थे जिनका की नाम है बिनबिन और निन्नी। बिनबिन और निन्नी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा उद्घाटन की गई देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? तो स्वच्छ और स्वस्थ फूड स्ट्रीट जो खोली गई है उसका नाम है प्रसादम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और ये एमपी में खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस संगठन ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया है? तो असॉल्ट राइफल जो कि स्वदेशी है जिसका नाम है उग्रम, ये लॉन्च की है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ ने लॉन्च की है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? तो हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू को जिसको जीआई टैग मिला है ये अयोध्या है। ठीक है, अयोध्या को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो ये जो जोड़ी है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की, इन्हें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को नवीनतम एआई प्रौद्योगिकी और उपकरणों में कुशल बनाने का लक्ष्य रखते हुए एआई ओडिसी की पहल शुरू की है? तो 1 लाख डेवलपर्स को जो न्यूली एआई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, उसमें कुशल बनाने का लक्ष्य रखा है और एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है एआई ओडिसी। ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। ठीक है, एआई ओडिसी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि 1 लाख डेवलपर्स को, भारत में 1 लाख डेवलपर्स को जो न्यूली लॉन्च्ड एआई टेक्नोलॉजीज़ हैं और उपकरण हैं उनमें उनको कुशल बनाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया? तो जो अभी 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स थे जिन्हें ऑस्कर भी कहा जाता है, ठीक है, ऑस्कर 2024 में ओपनहाइमर जो फिल्म है इसको सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए जिनको चुना गया है उनका नाम हो जाएगा शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 किस संगठन ने जारी की है? तो जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है ये जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने 2023 में कौन सी उपाधि अर्जित की है? तो अभी एयरपोर्ट की जो रिपोर्ट थी एक जारी की गई थी, इसमें विभिन्न देशों के एयरपोर्ट्स को रैंकिंग दी गई थी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। तो सिंगापुर का जो चांगी हवाई अड्डा है ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि चांगी हवाई अड्डे पर ही, जो सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा है, यहीं पर आपको मिलेगा विश्व का सबसे ऊंचा इंडोर फाउंटेन। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा फाउंटेन कहाँ पर मिलेगा? चांगी हवाई अड्डे पर। अगला क्वेश्चन है। श्री मंदिर परिक्रमा का आयोजन किस मंदिर में सुधार करना है? तो श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना जो चलाई गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा, ठीक है, और ये पुरी जगन्नाथ मंदिर का जो है जीर्णोद्धार करने के लिए, सुधार करने के लिए शुरू की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। पहले स्वदेशी निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किसने किया है? तो जिसने अनावरण किया है उनका नाम क्या है? तो आर हरि कुमार इनका नाम है, ठीक है। इन्होंने भारत में जो स्वदेश में निर्मित दृष्टि, एक यूं कहें ये मानव रहित हवाई वाहन है, ठीक है, जिसे कि आप लोग क्या कहोगे, एक प्रकार का ड्रोन कहोगे, ठीक है। तो इसका अनावरण किसने किया? आर हरि कुमार। और ये कौन है? ये भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो 2024 में जो विश्व धरोहर समिति का जो सत्र होने वाला है उसकी मेजबानी नई दिल्ली करेगा, ठीक है, न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शहर सबसे प्रदूषित शहर था? तो 2023 की जो सबसे प्रदूषित शहरों की रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें बर्निहाट, ठीक है, बर्निहाट जो है ये सबसे प्रदूषित शहर था। और ये कहाँ का शहर है ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने जो करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स की क्लास है उसमें ये क्वेश्चन कराया है। तो आज की क्लास में हमने कुल 55 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस थे जीके जीएस के, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके साथ साथ कुछ एक क्वेश्चंस हिंदी के भी थे, ठीक है, और 15 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स को टारगेट किया। आपका 55 में से कितना स्कोर बना कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर भी कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम पर फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।